बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा दुवम में हमारा आज का मौजू है मस्कन से गांव बस्तियां। आइए सबक के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। 7.1 मस्कन, 7.2 आरजी खैमाजनी, 7.3 गांव बस्तियां। पिछले असबाक में हमने इंसान के इर्तिका और तरक्की का मुताला किया। हमने देखा कि किस तरह इब्तदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना शुरू किया। आप जानते हैं कि हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। अब हम इंसान के रहन सहन और उसमें आई तब्दीलियों का मुताला करेंगे। सबक नंबर 7 मस्कन से गांव बस्तियां। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले मस्कन। मस्कन से क्या मुराद है? मस्कन का मतलब है रहने का मकाम, वो जगह जहां हम रहते हैं, यानी मकान। तो इस हिस्से में हम जानेंगे कि इंसान कदीम दौर में कहाँ रहता था और फिर उसके रहन सहन में किस तरह तब्दीलियां रूनुमा हुई। 5वें सबक में हमने देखा कि ताकतवर इंसान बिलखुसूस गारों में बसते थे। उस जमाने में जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। अब आप अंदाजा कर सकते हैं इस बर्फीली जमीन पर आबो हवा कितनी सर्द होगी। शदीद सर्दी से अपने आप को महफूज रखने के लिए इंसान ने अलाव का इस्तेमाल किया। अलाव आप देख सकते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई जाती थी और फिर उस आग की गर्मी से सर्दी के असरात से महफूज रहने में मदद मिलती थी। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। सीधी पुश्त वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर उसके इस्तेमाल का हुनर सीखा होगा। ताकतवर इंसान सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर जान चुका था। लिहाजा सर्दी से महफूज रहने के लिए अलाव का इस्तेमाल
किया जाने लगा। मगर सिर्फ अलाव का इस्तेमाल ही काफी नहीं था। अलाव का इस्तेमाल करने और खाल के कपड़े पहनने की वजह से वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखते थे। तो सर्दी से अपने आप को महफूज रखने के लिए इंसान क्या किया करता था? सर्दी से महफूज रहने के लिए अलाव का इस्तेमाल और खाल के कपड़े पहनता था। अलाव का इस्तेमाल करने और खाल के कपड़े पहनने की वजह से वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखते थे। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, इसलिए वो गारों के अंदरूनी हिस्से में जानवरों की खालों से गर्म खैमे बनाते थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल है कि इस तरह के खैमे इंसान ने बनाए होंगे जिनमें जानवरों की खालों का, हड्डियों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ताकतवर इंसान का फ्रांस में एक गार के अंदरूनी हिस्से में 2 कमरों पर मुश्तमिल बनाया हुआ गर्म खैमा। तो इस तरह गारों के अंदरूनी हिस्से में जानवरों के खालों से गर्म खैमे बनाते थे। ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने खुली जगह में भी झोपड़ियां बनाई। खुली जगह में बनी हुई ये झोपड़ियां आप देख सकते हैं। शुरुआत में तो झोपड़ियां खाल की बनी होती थीं, मगर धीरे धीरे उनकी बनावट और जिन चीज़ों से वो बनाई जाती थीं उनमें तब्दीलियां होने लगीं। इस ताल्लुक से हम तफसीली मालूमात अगले सबक में हासिल करेंगे जब हम घरों की तामीर का मुताला करेंगे। तो हमने देखा ताकतवर इंसान बिलखुसूस गारों में बसते थे। अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए वो गारों के अंदरूनी हिस्से में जानवरों की खालों से गर्म खैमे बनाते थे। ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने खुली जगह में भी झोपड़ियां बनाई। आर्जी खैमाजनी। आर्जी का मतलब होता है वो शय जो मुस्तकिल ना हो, जो परमानेंट ना हो। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना टेम्पररी। आर्जी खैमाजनी, खैमाजनी खैमे लगाना, आर्जी तौर पर खैमे लगाना। पत्थर के वुस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसानों के ग्रोह ने दुनिया भर में बस्तियां बसाई थीं। पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबो हवा गर्म होने लगी थी। हर तरफ माहौल में तब्दीलियां होने लगी थीं। इसकी वजह से पत्थर के वुस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसान के ग़िज़ाई तौर तरीक़ों में भी तब्दीली होने लगी थी। इब्तिदाई इंसान ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार किया करता था। बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले शिकार और माहौल की तब्दीली की वजह से पत्थर के वुस्ता ज़माने तक मैमौत जैसे इंतहाई बड़े डेलडोल के जानदार नीस्तो नाबूद होने लगे। ये मैमौत हाथी की तस्वीर आप देख सकते हैं।
एक बड़े डेल डॉल वाला जानवर बड़े पैमाने पर इसका शिकार होने की वजह से धीरे धीरे ये खत्म होने लगे, नीस्तो नाबूद होने लगे। हाथी तो जसामत में वैसे भी बड़ा होता है। मैमौत हाथी का जद्द अमजद था। जद का मतलब होता है दादा और जद्द अमजद यानी परदादा। अंग्रेजी में हम कहते हैं एंसेस्टर। मैमौत हाथी का जद्द अमजद था। द मैमौथ वॉज एन एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट। लेकिन हाथी के मुकाबले में जसामत के लिहाज से काफी बड़ा था। होमो सेपियंस यानी अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगीरी करने लगा था। माहीगीरी यानी मछलियां पकड़ना। माही का मतलब होता है मछली, तो माहीगीरी करना, मछलियां पकड़ना। मौजूदा दौर में माहीगीरी बड़े पैमाने पर की जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीर में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कश्तियां समंदर में भेजी जाती हैं और बड़े पैमाने पर माहीगीरी की जाती है। मगर उस दौर में तो ये सब नहीं था। तो इंसान किस तरह माहीगीरी किया करता था? आपको याद है पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। इस तरह हड्डी से बनाया हुआ मछली पकड़ने का कांटा इस्तेमाल होता था। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के औजार इस्तेमाल होते थे जिनकी मदद से इंसान माहीगीरी किया करता था। तो अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगीरी करने लगा था। इन तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में इंसान ने किस तरह माहीगीरी की होगी। पत्थर के वुस्ता ज़माने तक मैमौथ जैसे इंतहाई बड़े डेल डॉल के जानदार नीस्तो नाबूद होने लगे थे। अब इंसान का ज़्यादातर इन्हिसार जंगली सूअर, हिरन जैसे छोटे जानवरों के शिकार पर था। साथ ही ग़िज़ा के लिए अब वो पहाड़ी बकरियों और भेड़ों जैसे छोटे जानवरों पर भी इन्हिसार करने लगा था। पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबोहवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। ताकतवर इंसान के ज़माने में यूरोप की आबोहवा मुंजमद कर देने की हद तक सर्द थी। लिहाजा इंसान अलाव का इस्तेमाल करता था, खाल के कपड़े पहना करता था। पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबोहवा गर्म होने लगी थी। हर तरफ माहौल में तब्दीलियां होने लगी थीं। इसलिए पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबोहवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। बदले हुए ग़िज़ाई तरीके की वजह से अक्लमंद इंसान के ग्रोह भटकते हुए दूर दराज के मुल्कों तक जा सकते थे। बदलती हुई आबोहवा के मुताबिक वो अलग अलग मकामात पर आर्जी तौर पर बस्ती बनाकर रहते थे। तरह तरह की आबोहवा के लिहाज से वो फसल की कटाई, फलों और जड़ी बूटियों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के काम भी करते थे। शिकार से हासिल होने वाले गोश्त को
ज्यादा अरसे तक महफूज रखना मुमकिन नहीं था। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगीरी करने लगा था। माहीगीरी यानी बिल्कुल ठीक, मछलियां पकड़ने लगा था। मछलियां किस मौसम में बइफरात दस्तयाब होंगी? बइफरात यानी कसरत से, बहुत ज्यादा। तो अब अपने मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर ताकतवर इंसान को ये मालूम होने लगा कि किस मौसम में उसे ज्यादा मछलियां मिल सकती हैं। मछलियां किस मौसम में बइफरात दस्तयाब होंगी, इसकी मालूमात हासिल करके मौके से फ़ायदा उठाया। अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर ताकतवर इंसान को ये अंदाज़ा हो गया कि किस मौसम में ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं, कहाँ उसे ज़्यादा मछलियाँ मिल सकती हैं। लिहाजा उसने इस मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठाया। किस मकाम पर ज़्यादा शिकार मिलेगा, इसका वो मुशाहिदा करते थे। इन वजूह की बिना पर वो एक मकाम पर लंबे अरसे तक क़याम करते थे। यानी जब उन्हें पता चल जाता था कि यहाँ उन्हें ज़्यादा शिकार मिल सकता है तो वो उस इलाके में लंबे अरसे तक क़याम किया करते थे। जब पता है कि यहाँ ज़्यादा शिकार मिल सकता है तो फिर शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं थी। तो किस मकाम पर ज़्यादा शिकार मिलेगा, इसका वो मुशाहिदा करते थे और फिर वहाँ लंबे अरसे तक क़याम किया करते थे। जंगल के दरख्तों की कटाई से खाली होने वाली जगहों पर आर्जी तौर पर खेमे नस्ब किए जाते थे। आर्जी तौर पर यानी मुस्तकिल नहीं, बल्कि कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए। जब तक वहाँ उन्हें शिकार दस्तयाब होता वो वहाँ क़याम करते और वहाँ जब शिकार मिलना बंद हो जाता तब वो किसी दूसरे इलाके की तरफ निकल पड़ते थे। तो ये आर्जी तौर पर किस तरह खेमे नस्ब किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। ये थी आर्जी खेमाजनी। पत्थर के जदीद ज़माने में इंसान की तर्ज़े ज़िंदगी पत्थर के कदीम ज़माने और पत्थर के वुस्ता ज़माने से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। पत्थर के जदीद दौर में इंसान अनाज पैदा करने वाला बन गया था। उसने खेती बाड़ी करने का हुनर सीख लिया था। खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जदीद ज़माने की तहजीब की खुसूसियत है। जब इंसान ने खेती बाड़ी करना शुरू किया तो उसकी ज़िंदगी में कई तब्दीलियां रूनुमा हुई। खेती बाड़ी की इब्तिदा से पहले इंसान ग़िज़ा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, शिकार की तलाश में और फल, कंद, जड़ें जमा करने के लिए मुसलसल भटकते रहना ज़रूरी होता है। ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जब इंसान ने खेती बाड़ी की शुरुआत नहीं की थी तब वो जानवरों का शिकार करके अपनी ग़िज़ा हासिल किया करता था। शिकार के साथ साथ फल, कंद और जड़ें भी जमा किया करता था। किसी इलाके में शिकार ख़त्म हो जाए तो उसे दूसरे इलाके का रुख करना पड़ता था। इस तरह शिकार की तलाश में
फल, कंद और जड़ें जमा करने के लिए इंसान मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। इंसान ने जब खेती बाड़ी का हुनर सीख लिया, काश्तकारी करने लगा, तो एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत बाकी नहीं रही। अब बता सकते हैं क्यों? क्योंकि अब तवील अरसे तक के लिए काफी होने वाले अनाज का इंतजाम खेतीबाड़ी के जरिए मुमकिन हो गया। खेतीबाड़ी के कामों की वजह से उन्हें एक ही मकाम पर रहना जरूरी हो गया। खेतीबाड़ी करते हुए किसान मुख्तलिफ काम अंजाम देता है। बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई तक मुख्तलिफ काम अंजाम देने पड़ते हैं, और बीज बोने के बाद किसान बड़ी शिद्दत से फसल के तैयार होने का इंतज़ार करता है। लिहाजा उस दौर में भी जब खेती बाड़ी की शुरुआत हुई तो उन्हें एक जगह या एक ही मकाम पर रहना ज़रूरी हो गया। इससे मुस्तकिल नौइयत के गांव बस्तियां कायम करके इंसानों की कई नस्लें एक ही मकाम पर मुस्तकिल तौर पर रहने लगीं, और ये मुमकिन हुआ खेतीबाड़ी की वजह से। तवील अरसे तक के लिए काफ़ी होने वाले अनाज का इंतज़ाम खेतीबाड़ी के ज़रिए मुमकिन हो गया। इसलिए उस दौर में मुस्तकिल तौर पर शिकार करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। इस वजह से मुसलसल भटकने की ज़रूरत भी नहीं रही। इसके अलावा खेतीबाड़ी के कामों की नौइयत की वजह से उन्हें एक ही मकाम पर रहना ज़रूरी हो गया। इसलिए मुस्तकिल नौइयत के गांव बस्तियां कायम करके इंसानों की कई नस्लें एक ही मकाम पर मुस्तकिल तौर पर रहने लगीं। मस्कन से गांव बस्तियां, इस सबक में हमने देखा पत्थर के जदीद ज़माने में इंसान की तर्ज ज़िंदगी पत्थर के कदीम ज़माने और पत्थर के वुस्ता ज़माने की तर्ज ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। शुरुआत में इंसान गारों में रहता था, और फिर धीरे धीरे इंसान ने बस्तियां कायम की। बस्तियां कायम करके इंसानों की कई नस्लें एक ही मकाम पर मुस्तकिल तौर पर रहने लगीं। बस्तियों के समाजी इत्तेहाद और तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में इंशाल्लाह हम अगले सबक में मालूमात हासिल करेंगे। And it's activity time now. आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 33 पर अमली काम दिया हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के घरों के मॉडल तैयार कीजिए। आपकी सहूलत के लिए हमने घरों की मुख्तलिफ अक़साम की तस्वीर इस प्रेजेंटेशन में शामिल की हैं। आप उन तस्वीर को देखिए, यकीनन घरों के मॉडल बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं घरों की अक़साम। और अब बच्चों के बनाए हुए घरों के कुछ मॉडल आप देख सकते हैं।
है ये अमली काम आप ज़रूर करेंगे और इसके लिए आपको महंगी चीज़ें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आसपास जो बेकार पड़ी हुई अशिया हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, आप उनका इस्तेमाल करके घरों के मॉडल तैयार कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।